मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं राहुल। ठीक है, आज शुरू करते हैं क्लास 10वीं की। जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये आप लोगों को यूजफुल होगा आगामी बीपीएससी के लिए, साथ में जो 2024 में एग्जाम देंगे, बोर्ड एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, सबके लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको इतना बता देना चाहता हूँ, जब भी सेशन देखिए एक कॉपी एक पेन लिखिए। ठीक है, यहाँ हम करवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ जितना भी यहाँ कठिन कठिन शब्द रहेगा उसका क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला चैप्टर पाते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। आप नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अपने देश के प्रति जो एक सम्मान रहता है, निष्ठा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहता है। देखिए इसका आंसर होगा तुर्की। क्या होगा, तुर्की। यहाँ तक क्लियर। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। ठीक है, देखिए यंग यूरोप का संस्थापक जो है क्या है, मेजनी। अब हम थोड़ा मेजनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट बता देते हैं मेजनी के बारे में। देखिए मेजनी जो था एक साहित्यकार था। ठीक है, साहित्यकार के साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था और एक योग सेनापति था। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आ जाता है यंग यूरोप का जो संस्थापक है मेजनी कौन है, तो एक होगा योग सेनापति। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसलिए कहीं आप शॉर्ट अथी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो था आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारवादी गुण कम था। किसमें, मेजनी में। यहां तक क्लियर समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है मेजनी संगठन। इसका सही आंसर होगा कार्बोनरी। क्या होगा, कार्बोनरी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कार्बोनरी क्या है। देखिए कोयला झोंकने वाली जो एक गुप्त संस्था थी वो क्या कहलाती है, कार्बोनरी। ठीक है, कोयला झोंकने वाली एक गुप्त संस्था को कार्बोनरी कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। क्या क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। इसका सही आंसर होगा प्रसा। क्या होगा, प्रसा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रसा है क्या, कहाँ है, नहीं है। ठीक है, चलिए प्रसा जो है अब जो है जर्मनी का हिस्सा बन चुका है। ठीक है ना, क्लियर। अब किसका हिस्सा बन चुका है, जर्मनी का। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूनान को। अब यूनान के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव करते हैं साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा डिटेल समझेंगे तो अच्छा रहेगा समझने में, साथ ही देखने में वीडियो। अगर आप लोग रियली में एंजॉय कर रहे हैं वीडियो के साथ, ठीक है, आप लोग खुद भी एक एनर्जिक मूड में रहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक जुनून नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हमेशा बैठ के पढ़िए, एक शांति एरिया ढूंढ लीजिए जहाँ कहीं कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ जाके आप बैठ के पढ़िए। ठीक है, साथ में पानी बोतल रख लीजिए, उसके साथ बैठ के पढ़िए और साथ में कलम पेन लेके पूरा पॉइंट नोट करते जाइएगा। उससे क्या होगा, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यूनान के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यूनान जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। कहाँ स्थित देश है, यूरोप महाद्वीप में। यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं। क्या कहते हैं, यवन या यूनानी। देखिए
अंग्रेजी भाषा में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीक। और यहाँ के निवासी अपने देश को अल्लास, क्या कहते हैं? अल्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली प्रश्न है 6 नंबर। ठीक है, देखिए पूछ रहा है हंगरी की भाषा क्या है। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या है? देखिए इसका भाषा जो है मैग्यार है। क्या है? मैग्यार। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जानते हैं ये जो है मैग्यार। चलिए हम थोड़ा हंगरी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हंगरी के बारे में जान लेते हैं। इसका भाषा क्या है? मैग्यार। क्या है? मैग्यार। ठीक है, अब हंगरी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए ये जो है मध्य यूरोप की डेन्यूब नदी के मैदान में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य यूरोप की डेन्यूब नदी के मैदान में स्थित है। देखिए इस देश में कोई समुद्र तट नहीं है। आया समझ में? इस देश में कोई समुद्र तट नहीं है। ये जो देश है अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, समृद्ध है। ठीक है, मतलब हर एक से धनी है, हर एक चीज से धनी है। यहाँ तक किसी क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन था? देखिए यंग इटली का संस्थापक जो था मेजनी था। कौन था? मेजनी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, देखिए ये जो बात है मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। क्यों कहा था इसका हम कारण जानेंगे। उन्होंने यह कथन फ्रांस के शासक नेपोलियन के बढ़ते क्षेत्र और प्रभाव को लेकर कहा था। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का महान शासक बन चुका था। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या है? जाल वेरान की स्थापना किस राज्य ने की? देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रसा। क्या होगा? प्रसा। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जाल वेरान क्या है? देखिए यह एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या था? जर्मन शुल्क, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? क्या प्रश्न है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए इसका सही आंसर है 1871। साथ में 18 जनवरी वो भी याद रखिएगा। ठीक है, 18 जनवरी 1871। ठीक है, जब प्रसा का राजा जर्मनी का भी शासक घोषित किया गया तब क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अगली प्रश्न है 11 नंबर। क्या है? 11 नंबर। देखिए क्या कहता है इसमें, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? गैरीबाल्डी। अब गैरीबाल्डी के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है, इटली के राजनीतिक और सैनिक नेता थे। गैरीबाल्डी क्या थे? इटली के राजनीतिक और सैनिक नेता थे जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है उसका जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807। नोट कीजिएगा। और उसकी मृत्यु हुआ था 2 जून आप लिख लीजिए 2 जून 1882। कब मृत्यु हुआ था? 2 जून 1882। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं? फिर से एक बार कह देते, रिपीट कर देते हैं। उसका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807। किसका? गैरीबाल्डी का। अब मृत्यु हुआ था 2 जून 1882। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए हम ये इसका आंसर आप लोगों से चाहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। ऐसे कमेंट कीजिएगा 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर जाते हैं।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में आते हैं, जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर होगा इसका नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। कोई दिक्कत नहीं, एक सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्या है 14 नंबर? 14 नंबर क्या कहता है? यही चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए इसका जो सही आंसर है इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। अब समझने की कोशिश करते हैं चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में। 19वीं शताब्दी के पूर्व 1838 से 1848 के बीच, ठीक है, 1838 से 1848 के बीच इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हेतु संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, मजदूर वर्ग पे जो अन्याय हो रहा था उसके लिए जो चलाया गया आंदोलन था वो क्या कहलाता? अच्छा, चार्टिस्ट आंदोलन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए 15 नंबर पर देखते हैं, यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? देखिए इसका सही उत्तर होगा यूनान। क्या होगा? यूनान। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड आते हैं? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? यहाँ 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ध्यान दीजिए, ये जो इसका सही उत्तर होगा 1804 ईस्वी। क्या होगा? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे हम बात करते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने ग्रुप में या दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों का प्यार की बहुत ज़रूरत है। कहने का मतलब आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे आप लोगों के प्यार से। ठीक है, इसलिए आप लोग कृपया करके लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? देखिए इसका सही आंसर होगा वुर्बो वंश। क्या है? वुर्बो वंश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं? अगला प्रश्न पर चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान दीजिए, इसकी जो स्थापना है 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था, नहीं किया गया था, हम कुछ जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना अनाम क्रांतिकारियों के लिए किया गया था। आधुनिक इटली का जो जनक है जेसप मेजनी, ठीक है, इस दल का क्या था? नेता था। और ये जो था कास्ट कोयला बनाने वाला गुप्त क्रांतिकारी था, जिसे क्या कहा गया? कार्बोनरी। ठीक है, ये जो था कास्ट कोयला बनाने वाले गुप्त क्रांतिकारी था। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? देखिए इसका सही उत्तर होगा तुर्की की। किसकी होगा? तुर्की की। कोई दिक्कत नहीं? अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन। देखो उन्मूलन होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। ठीक, उन्मूलन मतलब एक तरफ से जड़ से खत्म करना। ठीक, इसका कितना आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सी, 1848 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं? चलिए तब तक हम 21 है, 21 के बाद हम 22 नंबर प्रश्न में आते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? ठीक है, ये जो बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? इसका सही उत्तर होगा 1804 ईस्वी। कब घोषित किया? 1804 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं? 23 नंबर पाते हैं। 23 नंबर क्या है? फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए इसका सही उत्तर होगा लुई 16वां। क्या है? लुई 16वां। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
24 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर होगा 14 जुलाई। कब होगा? 14 जुलाई। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर पर ध्यान दीजिए, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इसका होगा फ्रांस की राज क्रांति से। किस क्रांति से है? फ्रांस की राज क्रांति से। अगले प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टेले एवं टिथे का संबंध क्रमशः है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भूमिकर एवं धार्मिक कर। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा भूमिकर एवं धार्मिक कर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न का जवाब 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में लिखिए जवाब, क्या होगा नहीं होगा वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए और अवश्य कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 27 सितंबर, नोट कर लीजिएगा, 27 सितंबर 1940 ईस्वी को। कब किया था? 27 सितंबर 1940 ईस्वी को, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आते हैं, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? ठीक है, ये जो था इंडोनेशिया, ये जो है डच का उपनिवेश था। किसका था? डच का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप जानते हैं डच के बारे, उपनिवेश के बारे में। देखिए दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती क्या कहलाते हैं? उपनिवेश। ठीक है, ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। हाँ, आते हैं 30 नंबर पे। ठीक है, 30 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर इसका? ब्रिटेन। ठीक है, किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? ये इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अब हम 41 नंबर पर चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? ठीक है, इसका होगा फ्रांस एवं प्रसा के। तो ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर। चलिए उसके बाद 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर, वियना समझौता कब संपन्न हुआ? ठीक है, वियना समझौता कब संपन्न हुआ? ये जो है 1815 में। कब? 1815 में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ध्रुवीय शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? देखिए इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ये भी सही होगा, जापान, इटली। देखो इसका जो है सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब तीनों होगा ध्रुवीय शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगली प्रश्न है 34 नंबर। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग? चलिए हम बता देते हैं। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। इसका होगा सही आंसर उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए यहाँ तक आज का ये जो है 34, देखिए 34 ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2। देखो चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या है? अब हम इसके बारे में पहले हम समाजवाद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समाजवाद व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। फिर से सुनिए, समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, ये जो है एक आर्थिक सामाजिक दर्शन भी है। ये जो है साम्यवाद एक विचारधारा था। क्या था? एक विचारधारा था, जिसमें इसका ये विचार था जो सभी वर्गों को एक साथ लेके चला जाए। ठीक है, अब हम पहली प्रश्न पे आते हैं। पहली प्रश्न क्या कहता है? अप्रैल थीसिस
किसने तैयार की थी? देखिए इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। किसने तैयार की थी? लेनिन ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? देखिए रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। यहाँ तक क्लियर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या कहता है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए इसका आसान सवाल है, आप लोग कृपया करके कमेंट में जवाब दे दीजिए। मुझे आशा है आप लोग इसका अवश्य जवाब देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सेशन थोड़ा लंबी जाने वाली है, क्योंकि मैंने ये जो जितनी भी है क्लास 10th की बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, समझाया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है और आप लोग बीच बीच में कमेंट लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगली प्रश्न पे हम चलते हैं, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1924 ईस्वी। कब होगा? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका होगा 1921 ईस्वी। थोड़ा बोलते बोलते ये हो जाता है ना, 1921 ईस्वी। चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। रासपुटिन, ये जो है रासपुटिन कौन था? ठीक है, ये जो रासपुटिन जो था, एक था भ्रष्ट पादरी। क्या था? भ्रष्ट पादरी। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए सोवियत संघ का एक सेकेंड, सोवियत संघ का विखंडन जो हुआ वो हुआ 1991 ईस्वी। कब हुआ? 1991 ईस्वी। यहाँ तक किसी को क्लियर? सभी क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? देखिए रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? सॉरी, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब हम जान लेते हैं कार्ल मार्क्स की जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये जानते हैं। देखिए इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818। सॉरी ये गलती लिखा गया है, 1818। और मृत्यु कब हुआ था? 14 मार्च 1883। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 5 मई 1818 को जन्म हुआ था और 14 मार्च 1883 को मृत्यु हुआ था। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर पर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए इसका आंसर होगा ये 4। क्या होगा? टॉल एस्टॉय। टॉल एस्टॉय। देखिए वार एंड पीस का हिंदी होता है युद्ध एवं शांति। युद्ध एवं शांति किसकी रचना था? टॉल एस्टॉय की। किसकी थी? टॉल एस्टॉय। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? देखिए इसका सही आंसर होगा लेनिन। ठीक है, क्या होगा? लेनिन। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1861 ईस्वी। कितना होगा? 1861 ईस्वी। चलिए हम अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्लियर आ रहा है ना? अगर आप लोग क्लियर आ रहा है तो आप लोग वहाँ कमेंट में बोलिए यस। क्या बोलिए? यस। देखो चेका क्या था? इसका सही आंसर होगा पुलिस दास्ता। क्या होगा? पुलिस दास्ता। ठीक है, चेका क्या था? पुलिस दास्ता। 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? क्या था? ठीक है, इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कब किया था? 1867 ईस्वी। कब किया था? 1867 ईस्वी। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जब थोड़ा वीडियो स्पीड लगे तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, स्लो लगे तो स्पीड कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? देखिए इसका जो था आंसर ओवन कि कौन था? ओवन। देखो यहाँ ब होगा। ठीक है, यहाँ हम साफ साफ लिख देते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहाँ हम साफ साफ लिख देते हैं ओ ब न।
ठीक है, O1 क्या होगा, O1। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न कहता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए इसका सही आंसर होगा लेनिन। किसने किया था, लेनिन ने किया था। अब हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, हम कुछ बताने जा रहे हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। देखिए 8 मार्च 1917, ठीक है, ये जो क्रांति हुआ था 8 मार्च 1917 को, यह रूस के औद्योगिक मजदूरों की एक राजनीतिक पार्टियां थी। क्या थी, रूस की औद्योगिक मजदूरों की एक राजनीतिक पार्टियां थी, जिसका नेता कौन था, लेनिन था। ठीक है, इस पार्टी के साथ औद्योगिक मजदूरों का अधिक भाग इसलिए था अधिक भाग इसलिए था इसलिए इसे बहुसंख्यक गुट या बोल्शेविक गुट कहा गया। ठीक है, यहाँ तक किस क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था। देखिए इसका सही आंसर होगा 4, प्लेखानोव। ठीक है, प्लेखानोव ये जो था रूस का पहला समाजवाद था। अब हम समाजवाद तो पहले ही जान गए हैं, जो समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण में रहता है, उसे क्या कहते हैं, समाजवाद। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लाल सेना गठन किसने किया था। देखिए लाल सेना गठन किसने किया, इसका उत्तर होगा लियोन ट्रोट्स्की ने। कब किया था, 1918। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नंबर क्या है, 18 नंबर प्रश्न है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, निहिलिस्ट आंदोलन जो था रूस में शुरू हुआ था। कहाँ पे, रूस में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं निहिलिस्ट आंदोलन क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किया जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत। अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किया जाए, उसे क्या कहलाता है, निहिलिस्ट आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, 19 नंबर, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसका आंसर होगा दास कैपिटल। क्या होगा, दास कैपिटल। चलिए थोड़ा अति कर देते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर कर लेते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1864। कब, डेट कब है, 28 सितंबर 1864 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा लेनिन। क्या होगा, लेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, 22 नंबर पे, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स, और एक और थे फ्रेडरिक, क्या थे, फ्रेडरिक एंजल्स। दो आदमी ने मिलकर वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लियर। ठीक है, आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, जिससे हमको एक अलग ही एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अब हम 23 नंबर पर आते हैं। कितना नंबर, 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ। देखिए रूस में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी से लागू हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा स्टालिन। ठीक है, इसका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था, जोसेफ स्टालिन। अब 25 नंबर पर हम आते हैं, एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया। देखिए इसका सही आंसर होगा 1889, 1898। देखिए इसका 1800
1889, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए, अगर आप लोग को आता है इसका कमेंट आप लोग कीजिए, ठीक है। 25 नंबर का जवाब आप लोग कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर कहता है, 26 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है। देखिए, इसका सही आंसर होगा, ये भी है, सही है, उपनिवेशवाद से मुक्ति, अनेक राजवंश का अंत। हाँ, ये तीनों क्या होगा, सही होगा, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं 27 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था। देखिए, मित्र राष्ट्रों में जो है ना, ये जितनी भी देख रहे हो, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या था, मित्र राष्ट्र था, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई, ठीक है। इसका आंसर होगा, ये सही, ये सही, ये सही। क्या होगा, उपयुक्त सभी। सेवर्स की संधि, सेंट जर्मन संधि, वर्साई की संधि, इसलिए क्या हुआ, तीनों सही, ठीक है। 29 नंबर चलते हैं। किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया। देखिए, ये जो है सेवर्स की संधि द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए, चेका का गठन जो हुआ था वो किसने किया था, लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 31 नंबर पे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। देखिए, एक राष्ट्र एक नारा का नारा ये जो था हिटलर, ठीक है, उसने दिया था। चलिए 31 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 32 नंबर पे। कितना नंबर, 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है, मीन कैंप। मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। देखिए, 32 नंबर का होगा हिटलर। मीन कैंप जो है हिटलर के द्वारा लिखा गया क्या था, आत्मकथा। 33 नंबर पाते हैं, विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 3 मार्च 1933। 3 मार्च 1933। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर पर चलते हैं। अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। देखिए, इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, आप लोग अपना एनर्जी बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर एक जुनून नहीं होगा कुछ करने का, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी पढ़िए तो सो के नहीं पढ़िए, एकदम कुर्सी टेबल ले लीजिए, बैठ के लीजिए, आसपास में पानी रख लीजिए, एक कॉपी कलम रख लीजिए, एक शांति वातावरण में जाके पढ़िए, ठीक है। इसलिए एक अंदर से जुनून होना चाहिए जो हमको कुछ करना है, तब ये जाके होगा। नहीं तो आप वीडियो देख रहे हैं, सो के वीडियो देख रहे हैं तो क्या होगा, सो जाइएगा। इसलिए ऐसा नहीं कीजिए, और आप लोग एकदम मोटिवेट, दिमाग को एकदम स्थिर कीजिए और लगातार वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। और इसमें मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, इतिहास का जितना भी है क्लास 10 की, वो चैप्टर किया है, पूरा कंप्लीट किया है। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, तब समझ में नहीं आएगा। इसलिए लगातार वीडियो देखिए और जारी रखिए। देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी, ठीक है। 36 नंबर पाते हैं, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए, इसका सही उत्तर होगा हिटलर। क्या होगा, हिटलर। चलिए 37 नंबर पर चलते हैं। 37 नंबर क्या कहता है, हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, इसका होगा चार्ल्स डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। आई होप आप लोग क्लियर, अच्छा समझ में आता होगा। आप लोग एकदम दिमाग में ये सोचिए, जो हमको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। और एक बार यह बोर्ड है, आने वाला बोर्ड है, एकदम तबाही मचा दीजिए, पूरा एकदम सिस्टम हैंग कर दीजिए, ठीक है, एकदम पूरी। चलिए आगे चलते हैं। हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हुआ। देखिए, इसका सही जवाब है 1933। क्या है, 1933।
देखिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, दिया गया है क्या गलत है, 1930 दो बार दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 3 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ 0 की जगह क्या दीजिए, 3 दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 39 नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया। देखिए हिटलर के द्वारा जो है गोस्तावो गुप्तचर राज पुलिस, SS अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा, ये देखो ये सभी होगा, क्या होगा, सभी। ठीक है, ये सभी का गठन किसने किया था, हिटलर ने किया था। अगले प्रश्न में आते हैं, हिटलर के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। देखो इसका सही आंसर होगा मेजनी, जोसेफ मेजनी। क्या होगा, जोसेफ मेजनी। चलिए 41 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था। देखिए ये जो है पंचशील सिद्धांत जो था, ये जो है इसके विशेष नीति में, विदेश नीति में नहीं सम्मिलित था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 42 पे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में काल्सवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के, चलिए थोड़ा बारिश का मौसम हो गया इसलिए आप लोगों को आवाज़ थोड़ा हो सकता है मतलब आ जाएगा, तो कृपया आप लोग वॉल्यूम तेज करके सुनिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना। देखिए बिस्मार्क जो है प्रशा का चांसलर 23 सितंबर 1862 ईस्वी को, और इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया था। किन्होंने, बिस्मार्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आई होप यहाँ तक आपको 2 चैप्टर आसानी से पूरा अच्छा से हो गया है। अब हम तीसरे अध्याय की तरफ चलेंगे। अगला अध्याय पाते हैं, अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए इसका आंसर होगा कंबोडिया। क्या होगा, कंबोडिया। देखिए इसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। इसका पुराना नाम क्या था, यशोधरपुर। क्या था, यशोधरपुर। ठीक है, यह एक क्या है, हिंदू मंदिर है। क्या है, हिंदू मंदिर है। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, जिनेवा समझौता कब हुआ। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिखाई देगा। जिनेवा समझौता कब हुआ। देखिए इसका उत्तर होगा 1954। ठीक है, यह एक जिनेवा समझौता क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक था। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन और वियतनाम शामिल थे। ठीक है, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इन्होंने इंडो चीन में हो रहे संघर्ष को समाप्त करने तथा वियतनाम को फिर से एकीकृत करने का प्रयास किया। ये जो समझौता हुआ था, ठीक है, क्या क्या था, इंडो चीन में हो रहे संघर्ष को समाप्त करने तथा वियतनाम को फिर से एकीकृत करने का प्रयास किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नोट करते जाइए मेरे प्यारे साथियों, और लाइक सब्सक्राइब के ढेर मचाइए, धूम मचाइए, पूरी सिस्टम को हैंग करना है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आते हैं, क्या है प्रश्न को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा दूरबीन का यूज करते हैं, दूरबीन को यूज करते हैं। हाँ चलिए, अब लगता है तबाही मचाएंगे। हिंद चीन किसके अधीन था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो था फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था, फ्रांस के। ठीक है, और 1850 के दशक में, ठीक है, वो 1850 के दशक में फ्रांस का अधीन था, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, जापान ने कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। देखिए हिंद चीन में नाम से कोई भी कहेगा ये हिंद चीन है, चीना तो होगा ही, लेकिन याद रखिए हिंद चीन में चाइना ही शामिल नहीं था। ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं था, चाइना ही नहीं शामिल था। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, एक झलक देख लेते हैं इसमें कौन सा देश शामिल था। देखिए वियतनाम शामिल था, लाओस था, कंबोडिया था, वर्मा जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड इत्यादि, और सिंगापुर क्या था, इसमें शामिल था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र फ्रांस के अधीन हो गया। ठीक है, फ्रांस के अधीन हो गया। अब चलते हैं 5वां नंबर सवाल पे।
कंबोडिया का पुराना नाम क्या है, क्या था? कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपुचिया, कंपुचिया। ये कंपुचिया का होता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख प्रदेश है, प्रमुख देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए लाइक का ढेर कीजिए। वो जो लाल बत्ती है, बत्ती जो है देखते हो सब्सक्राइब वाले, उसको किसी भी तरह से दबना चाहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है? 6 नंबर, 5 नंबर हो गया है, अब 6 नंबर पाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर देखो, यहाँ फिर मिस्टेक कर दिया है। क्या होगा? कोलोन। क्या होगा? कोलोन। ठीक है, समझ में आ जाएगा? कोलोन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या होगा? कोलोन। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? कोलोन। क्या कहे जाते हैं? कोलोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? देखिए इसका सही उत्तर होगा फ्रांस का। कौन से समय में था? 1850 ईस्वी। किस समय में था? 1850 ईस्वी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न को लेकर आगे हम दौड़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए इसका बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आप लोग ये लिखिएगा, अध्याय 3 का 8 का कितना होगा? मसीहा था, क्रांतिकारी था, पथ प्रदर्शक था, या इनमें से कोई नहीं था? आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट। हम देख के बहुत खुश होते हैं आप लोगों का कमेंट, इसलिए कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंहानुक ने, सिंहानुक ने लाल खमेर सेना का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न पे। नरोत्तम सिंहानुक, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के राजा थे? देखिए ये जो थे कंबोडिया के राजा, कंबोडिया में मंदिर था ना, हिंदू मंदिर है ना, हाँ वहीं के क्या थे? शासक थे, नरोत्तम सिंहानुक। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। 2 बार 3 बार आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा, फान बोई चाओ, तो आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, ठीक है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया है एकदम। इस पर हम कहानी भी बताएंगे आपको, इसलिए एक पॉइंट कॉपी लिख लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप लोग कृपया करके उसे नोट कर लीजिएगा। माइली गांव की घटना कहाँ हुई? चलिए हम लोग थोड़ा माइली गांव के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह गांव जो है, जहाँ के लोगों को वेतांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया, ठीक है। अमेरिकी सेना ने इस गांव के पूरे गांव को क्या किया? घेर लिया। कौन से गांव को? माली गांव को, ठीक है। घेरने के बाद क्या किया? उन्होंने पुरुष को मार दिया, ठीक है। पूरे गांव को घेर लिया और क्या किया? पुरुष को मार दिया और महिलाओं बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया। देखिए कितनी बुरी बात है, बात छी, शर्म आती है ऐसे आदमी सब पर। महिलाओं बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। बाप रे बाप, कितना निर्दयी होगा वो लोग, ठीक है। महिलाओं बच्चियों के साथ जो किया सो किया, उसके बाद क्या किया? उन्हें भी मार दिया और पूरे गांव में आग लगा दी। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बचा, उसमें से उस गांव में सबको जला दिया, तो उसमें से क्या हुआ? एक बूढ़ा वो बच गया। उन्होंने ही इस घटना को उजागर किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इस घटना को उजागर किया। देखिए एक कहानी से आप लोगों को अच्छी तरह समझ गया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? दक्षिणी वियतनाम। कहाँ पे घटना हुआ था? दक्षिणी वियतनाम पे। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए इसका सही उत्तर है 1975। कब हुआ? 1975। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर पे आते हैं और आराम से धीरे धीरे एकदम एनर्जी के साथ बैठे रहिए, पूरी लगन के साथ। ना हिलना है ना डुलना है, केवल पढ़ाई करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, बाओ दाई कहाँ के शासक थे। देखिए ये जो इसका आंसर होगा, बाओ दाई जो थे दक्षिणी वियतनाम के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न चल 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, हवा हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। अरे नाम से तो लगता है हवा हुआ, लगता है सियार तियार होगा, ठीक है, लेकिन सियार नहीं है। इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आते हैं, लियांग किचाओ कौन था। ठीक है, लियांग किचाओ कौन था। देखो लियांग किचाओ जो था चीनी सुधारक था। कौन था, चीनी सुधारक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सेकंड, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। देखिए इसका सही उत्तर होगा हो ची मिन्ह। क्या है, हो ची मिन्ह। 18 नंबर चलते हैं, जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। देखिए इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम 1964 के जेनेवा समझौता में अस्थायी रूप से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट कहता हूँ आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। कहाँ पे नोट करना है, कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, और एकदम अपना एनर्जी बना करके साथ में क्या कीजिएगा, जूस वूस सब रख लीजिए, जो दिमाग में नींद नहीं आए। ठीक है, क्योंकि नींद आएगा सब चौपट हो जाएगा, इसलिए पूरा एकदम जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1945। कब, 2 सितंबर, ये भी नोट कर लीजिए, 2 सितंबर 1945 को। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर, अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना ये है जोनगुएन। यहाँ थोड़ा अक वाला जोड़ रखना चाहिए। जोनगुएन आई ने, क्या होगा, जोनगुएन आई ने। उसके बाद 21 नंबर पर चलते हैं, इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देशों से मिलकर बना था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। क्या होगा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अब तो लगता है धीरे धीरे ये समाप्त होगा। 22 नंबर पे चलते हैं, हवा हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ध्यान दीजिए, हवा हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1939 ईस्वी। चलिए इसके बाद वाला, चलिए 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किसने किया। देखिए इसका सही उत्तर होगा फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ। क्या होगा, 1 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 24 नंबर पे। 24 नंबर क्या कहता है, 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों को विद्रोह, जिसके कहा जाता है विद्वानों का विद्रोह, किसके विरुद्ध चलाया गया था। देखिए इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी कब्जे के ईसाई धर्म के प्रजा। ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, इस कितना होगा, 3, मतलब 1 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 25 नंबर पे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ। 26 नंबर है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह द्वारा कब की गई। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1930। ठीक है, कब किया गया था, 1930। आगे चलते हैं, चीन की क्रांति कब हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी, ये जो है 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को चीन की साम्यवादी क्रांति आर्थिक असमानता के कारण हुआ था। ठीक है, इसका नेता क्या था, माओ से तुंग। इसका नेता कौन था, माओ से तुंग। ठीक है, और ये वैसे विवादित क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। चीन की क्रांति कब हुई। ठीक है, एक 1911 वाला भी क्रांति था, ये दूसरा क्रांति है, इसलिए इसको हम घेर देते हैं। आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, अब हम ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब चौथा नंबर चैप्टर पर हम चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ये है चौथा नंबर चैप्टर।
कौन है? चौथा नंबर चैप्टर। देखिए पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913, याद रख लीजिए 15 जुलाई 1913 ईस्वी को लाला हृदयाल, क्या होगा? लाला हृदयाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े बहुत आसान सवाल, अगर इसका भी आंसर नहीं दीजिएगा तो आप लोग, हमको लगता है क्या, पढ़ते कम होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति की बात, ठीक है, ये जो था डॉक्टर किचलू, ठीक है, ये जो था हम बता देते हैं 13 अप्रैल 1900, क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट 4:30 बजे जनरल डायर ने बिना अलर्ट किए हुए 25 से 30 हजार लोगों पर क्या किया? अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ऐसे समझिए दो नेता थे ना, किचलू और डॉक्टर, ये जो थे उसको पकड़ लिया था और ये नरसंस हत्या किया था। उसका नाम सुनते ही हमको घुर्मी आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए लखनऊ समझौता है 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, ठीक है, हस्ताक्षर हुए और ये एक तरह से समझिए हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतीक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर, एकदम क्वेश्चन को तरपाते हुए ले जाते हैं। आप लोग कृपया बने रहिए और एकदम मस्ती से देखिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। पांचवा पाते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थक में शुरू किया गया? देखिए 1920 में तुर्की में, क्योंकि तुर्की में था ना ये जो इंग्लैंड से था, वहाँ के मुसलमानों को बहुत टॉर्चर करता था। उसी के समर्थन में भारत के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। उसी के बीच में, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, वैसे वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? देखिए ये जो है अहमदाबाद, 1930 अहमदाबाद से। ठीक है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, 78 अनुयायियों को लेके ये लोग नमक के जो थे इधर उधर, नमक क्या बोलते हो, नमक या उसको तोड़ना वरना, अहमदाबाद से लेके दांडी गया था, वहीं पर नमक आंदोलन किया, ये वो डिस्टेट किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए इसका सही उत्तर होगा लाहौर, 1929 ईस्वी में। अब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना अपने लाहौर अधिवेशन में प्राप्त किया। ठीक है, कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो समझ नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो क्या होगा? वही होगा जो, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया 7 नंबर। अब 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? ठीक है, इसका जो होगा ये 1925 ईस्वी में किसने किया था? डॉक्टर, देखो केबी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर केशव, क्या हुआ? केशव हेडगेवार ने किया था। हेडगेवार क्या होगा? केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस शासन आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए इसका सही आंसर होगा बारदौली आंदोलन। ठीक है, यह जो था 1928 में आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह, क्या है? रंपा विद्रोह। देखिए इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ठीक, ये जो था ये इसमें 1916 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो विद्रोह था 1879 टू 1922, 1879 टू 1922 ईस्वी के बीच चला गया था। ठीक है, इसका सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? ये 1879।
ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस विद्रोह का नेता था सीताराम राजू। ठीक है। इसीलिए इसका जो है जितना भी ऑप्शन है वो क्या होगा, गलती होगा। और एक चीज़ और नोट कर लिए, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों, क्या है, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने किया था इस विद्रोह को, इसलिए ये विद्रोह क्या कहलाया, रंपा विद्रोह। रंपा आदिवासियों के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में। आया समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। 10 हो गया, 11 चलते हैं। क्या है, 11 नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। ध्यान दीजिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। कार्यकाल उसका कब था, 1876 से 1880। 1876 से 1880। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अवश्य नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ए.ओ. ह्यूम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर पर आते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम कब बना। ठीक है, इसका क्या, चलिए ये जो है इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी। कितना होगा, 1919 ईस्वी। 14 नंबर पर चलते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्षों तक की सजा, कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी। ठीक है, लेकिन 1924 में लगातार सेहत खराब रहने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर पे, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया। देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो नारा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी की रात में दिया गया था। ठीक है, मुंबई के मूल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया, साइमन गो बैक। ठीक है, आगे चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किनके नेतृत्व में किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन क्रांतिकारी द्वारा। ठीक है, ये डाटा याद रखिए, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला चलते हैं, मोपला विद्रोह किन राज्यों में घटित हुआ। मोपला विद्रोह जो है कि किन राज्यों में, केरल राज्यों में। किन राज्यों में, केरल राज्यों में। कब, ये नोट कर लीजिए, 20 अगस्त 1921। 20 अगस्त 1921। ठीक है, याद रहेगा ना। 1921 को केरल के दक्षिणी मालाबार के तिरुरंगरी में शुरू हुआ था विद्रोह। ठीक है, और ये कब तक चला था, 4 महीने से अधिक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ। देखिए इसका सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, 19 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ। देखिए इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल 1870। 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। 20 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। देखिए इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं ऊपर क्या है, इसका होगा 4। क्या होगा, सर सैयद अहमद खान। क्या होगा, सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। 21 नंबर पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 22 नंबर पूछ रहा है, ये पहले विश्व युद्ध में ये सही है, असहयोग आंदोलन इतना 1921 में ये भी सही है, किसानों उत्तर प्रदेश उत्तर, ये सही नहीं है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर होगा? 3 नंबर। कौन सा आंसर होगा? 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर पे, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए इसका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी। कब होगा? 1920 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? इसका सही उत्तर होगा वर्धा। कहाँ? वर्धा। ये जो था 14 जुलाई 1942 ईस्वी। कब था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। 25 नंबर पाइए, क्या है? मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया? देखिए इसका उत्तर होगा तमिल। क्या होगा? तमिल। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर 26 नंबर चलते हैं। सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए इसका सही आंसर होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका क्या आंसर होगा? 3, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर पे, 27 नंबर पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसका सही होगा 1927 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अब 1-2 क्वेश्चन बच गया है इस चैप्टर से, इसके बाद 4 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 5 पर चलेंगे। आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो जितना लंबी चली जाए वीडियो आप एक बार देख लीजिए और हिस्ट्री को एकदम बाय बाय बोल दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई? ठीक है, इसका सही ऊपर होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्या होगा? उपयुक्त सभी। रमा देवी, राम मनोहर लोहिया, कनकलता बरुआ, ये तीनों क्या था? सक्रिय भागीदारी निभाई थी। 30 नंबर पाते हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहाँ ले जाता था? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कैरिबाई द्वीप, मॉरिशस, फिजी, ये सभी उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझे होंगे। ठीक है, फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा, गलतियों से लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगला चैप्टर पे। चलिए 5 नंबर पर आते हैं। अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1779 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 सेकंड रुकिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने। और स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड ऑकराइट ने। ठीक है, चलिए इसका जो होगा स्पिनिंग फ्रेमी का 1769, इसका होगा सही उत्तर 1770। क्या होगा? 1770। अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है वो पाँच क्या हुआ? 1905 ईस्वी। ठीक है, कब हुआ? 1905 ईस्वी। कितना तारीख को हुआ था? तो 7 अगस्त। कितना तारीख को हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन की घोषणा पर। ठीक है, जब बंगाल विभाजन किया गया था तो स्वदेशी मां आंदोलन चला गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक
नीति द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कब दिया गया? देखिए इसका क्या उत्तर होता है वो हम ऊपर में देखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा ये, तो कितना होगा 6 अप्रैल, इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1948। क्या होगा 6 अप्रैल 1948। यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? देखिए ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? भारत में विदेशी वस्तु का आयात करना। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब यहाँ से कोई सामान भेजना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित किया गया? देखिए ये जो है कलकत्ता में। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल स्थापित किसके द्वारा किया गया था? एक मारवाड़ी व्यास जी हुकुमचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, वो सेठ था हुकुमचंद्र जी ने। चलिए 16 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1910 ईस्वी में। कितना होगा 1910 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि बीच बीच में आप लोग भी एक दो जवाब देते रहिएगा, उससे हम क्या होंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1881। कितना होगा 1881 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत में 9 नंबर प्रश्न, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? देखिए भारत में जो है कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1814 ईस्वी में। कब? 1814 ईस्वी में। यहाँ तो है ही नहीं आंसर, तो क्या आंसर होगा? ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वाष्प इंजन की खोज किसने किया था? देखिए वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था। कितना ईस्वी? 1769। कितना ईस्वी? 1769। 11 नंबर पर आते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? देखिए इसका जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिस्को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई? देखिए इसका सही उत्तर होगा बम्बई। क्या होगा? बम्बई। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 13 नंबर पे। 1995 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई? देखिए इसका क्या उत्तर होगा, इसका ऊपर होगा आंसर 13 को होगा, एक सेकंड, रूस। क्या होगा? रूस। चलिए आगे अगला प्रश्न पर चलते हैं 14 नंबर। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए इसका सही उत्तर होगा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पूछ रहा है, यह होगा 1894 ईस्वी। तारीख पूछ रहा है, तारीख कितना होगा? तारीख होगा 19 मई। कितना है? 19 मई 1894 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा पता लगाया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। लंदन श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए चार्टिस्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। इसका होगा आंसर 16 का क्या होगा? 1838 ईस्वी। कब? 1838 ईस्वी। 17 नंबर पर चलते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1900 ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, यहाँ तो उत्तर है भी नहीं, 1962 ईस्वी। कितना है? 1962 में ये जो था मजदूरों की सुधार हेतु ये जो नियम लागू किया गया था, एक्ट लागू किया गया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ठीक है, इसका होगा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कितना है? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 19 नंबर में चलते हैं।
केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी। कितना होगा? 1962 ईस्वी। राष्ट्रीय श्रम का मतलब क्या हुआ? मजदूरों की सुधार हेतु जो नियम लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महंगाई को लेकर मजदूरों ने मालिकाओं के खिलाफ नारा दिया था। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कोरवा, कराचा, यरुकुला जैसे घुमंतु समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मेरे प्यारे साथियों, अगर थोड़ा आवाज रुक रुक आती होगी आप लोग समझ जाइएगा बारिश हो रही है, इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है मद्रास प्रेसिडेंसी। अभी पता नहीं, अभी ये बारिशों का आने का समय हो गया था, मैंने सोचा एकदम अच्छे से आवाज़ में क्लियर हो। अब भगवान के पता नहीं क्या मर्जी है, अभी बारिश होना स्टार्ट हो गया, तब से बारिश घर 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 कर रहा है आवाज़। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है? देखिए इसका सही होगा WB और IMF। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हौसला नहीं हारना है, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, सभी को पार करना है। ठीक है, चलिए अगला है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए इसका सही उत्तर होगा मवेशियों में। ठीक है, रिंडरपेस्ट जो है पशुओं में फैलने वाला प्लेग रोग है। ये रोग जो है 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में फैला था, क्योंकि वहाँ पे ये मवेशियों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए फैल गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1 मार्च 1947। एक चीज और पॉइंट करने वाली बात है, IMF की स्थापना कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये लगता है बारिश आवाज़ को मेरा एकदम समाप्त करके रहेगा, क्योंकि इतना तेज़ बारिश होने लगा क्या बताएं, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए कोशिश करता हूँ आगे के लिए। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख किया है, इसमें सम्मिलित है। देखिए व्यापार, श्रम, पूंजी, ये तीनों क्या है? सम्मिलित है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख किया है, इसमें सम्मिलित है, ये तीनों होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग जुनून बनाए रखें, क्योंकि अगर हौसला टूटेगा तो सब कुछ छूटेगा, इसलिए हौसला को बनाए रखें। ठीक है, हम लगातार पानी पी पी के काम कर रहे हैं, आप भी वर्क कीजिए। ठीक है, कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने निम्न में से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिए? ध्यान देने वाली बात यह है मक्का, क्योंकि वहाँ के जितने भी सामान ये सब थे ना, सभी मक्का के नाम से जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने मक्का प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तमिल अप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर कार्य करते थे? देखिए इसका सही आंसर होगा सिलोन, मालवा। ठीक है, इसका होगा 4, A और B दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर क्या कहता है? बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? बम्बई में ये होगा 1854। कितना है? 1854। देखिए 29 नंबर का प्रश्न जो है 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? देखिए ये जो था 30% था। कितना था? 30%। आगे प्रश्न पर चलते हैं। देश में पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित हुई? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1917 कलकत्ता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बहुत जल्दी ये चैप्टर समाप्त होने वाली है। चलिए 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर क्या है? मछलीपट्टनम निम्न में से किस तट पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
32 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी पारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर आते थे। ठीक है, इसका क्या होगा उत्तर, आर्मेनियम, आर्मेनियम, मेनियन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगली प्रश्न क्या है, अगली प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है, इसका होगा हुगली। क्या होगा, हुगली। 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं, उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहां पर स्थापित हुई। देखिए इसका सही उत्तर होगा कानपुर। कहां पे, कानपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर पे, कलकत्ता ने वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित किया, यही होगा सेठ हुकुमचंद। मैंने पहले भी बात कर चुका है। उसके बाद आओ 36 नंबर, 1874 में निम्नलिखित में से कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना की गई, इसका होगा मद्रास। क्या होगा, मद्रास। 37 नंबर पाते हैं, निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, तो इसका होगा सूरत। क्या होगा, सूरत। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो था चैप्टर समाप्त। ठीक है, ये जो क्या हो गया, चैप्टर समाप्त। अब हम चलते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में, अध्याय 6 पर। चलो देखिए कितना जल्दी से इतना चैप्टर को हम लोग कवर कर लिए। अब हम चलते हैं 6 चैप्टर पे। ठीक है, चलिए 6 चैप्टर में क्या है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखिए पहले प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। देखिए इसका सही उत्तर होगा ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, इसका सही उत्तर होगा प्रभाव क्षेत्र। क्या होगा, प्रभाव क्षेत्र। तीसरा प्रश्न आते हैं, एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है। देखिए इसका सही उत्तर होगा 50%। क्या होगा, 50%। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, एकदम फटाफट तूफान मेल वंदे भारत जो स्पीड में गाड़ी उड़ता है उस तरह से हम क्या करते हैं, चाइनीज ट्रेन जैसे एकदम उड़ाते हुए, भारत का मेट्रो जैसे उड़ाते हुए चलते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्तियों से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। देखिए इसका सही उत्तर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न पर चलते हैं, 5वां नंबर प्रश्न पे, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है शहरीकरण। क्या होगा इसका आंसर, शहरीकरण। 6 नंबर प्रश्न में है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, इसका सही उत्तर होगा महानगर। क्या होगा, महानगर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कृपया करके पानी पीते रहिए, लेकिन लगातार उठना नहीं है। जब तक खत्म नहीं करना है तब तक आप लोगों को उठना नहीं है। जब समाप्त कर देना है तब उठ के आप लोग घूमिए, 10 मिनट इधर से उधर घूमिए, फिर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना तक पहुंची। देखिए इसका सही उत्तर होगा 40 लाख। कितना होगा, 40 लाख। उसके बाद 8 नंबर चलते हैं, लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया। देखिए इसका सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी। कब होगा, 1870 ईस्वी। और 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। देखिए ये जो इसका सही उत्तर होगा, चलिए आगे चलते हैं, पहले इसका आंसर देखेंगे तब ना। 9 का होगा, ठीक है, इसका होगा मध्यम वर्ग। कौन सा होगा, मध्यम वर्ग। कितना नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 10 पे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। ठीक है, देखिए पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग उसको कहा जाता है जो मजदूर किसान मतलब मजदूर सब रहता था, उसको कहा गया। ठीक है, 11 नंबर पाते हैं, विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी 1863 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, गोल घर का निर्माण कब किया गया। एकदम चलिए अब जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं। ठीक है, गोल घर का निर्माण कब किया गया, इसका होगा 20 जुलाई 1876। 20 जुलाई 1886, ये डेट लिख लीजिए, 20 जुलाई 1886 ईस्वी। आगे चलते हैं 13 नंबर पे, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला।
देखिए इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1912। 22 मार्च 22 मार्च, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 22 मार्च 1912। ठीक, आगे चलते हैं। मौर्यकालीन राज प्रसाद के अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए 14 का आंसर होगा कुम्हार, कुम्हरार, ठीक है। 15 नंबर पर आते हैं, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? देखिए इसका सही आंसर होगा 11%। कितने प्रतिशत लोग रहते थे 20वीं शताब्दी में? 11%। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई है? देखिए इसका सही आंसर होगा 1902। क्या होगा? 1902। 17 नंबर पर आते हैं, किसके शासनकाल के समय पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? देखिए इसका सही होगा शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी। चलिए 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कहता है? अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों में होता था? इसका आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी अध्याय है वो अध्याय का नाम लेके, जैसे अध्याय 6 हुआ, ये अध्याय अध्याय क्या हुआ? 6 का 13 का कितना हुआ? 14 कितना हुआ? जितना नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आप लोग क्या कीजिएगा, ये 18 है, 18 का आप लोग आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, 19 नंबर चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? देखिए इसका सही उत्तर होगा इंडिका। क्या होगा? इंडिका। 20 नंबर में चलते हैं, सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली? देखिए इसका सही उत्तर होगा ली क्वांग वेव, ली क्वांग वेव। चलिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस अध्याय को विश्राम देते हुए अब एक नई अध्याय की तरफ कूदते हैं। चलिए ये अध्याय है 7। क्या है? अध्याय 7, ठीक है। व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? देखिए इसका सही होगा रेशम मार्ग से। कौन से मार्ग? रेशम मार्ग। दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका सही होगा अलेक्जेंड्रिया। क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। तीसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं, क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यही प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, गिरमिटिया मजदूर, यही गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी क्षेत्र। और पांचवा प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 18वीं शताब्दी। क्या होगा? 18वीं शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 6 नंबर पे कहाँ गया? हाँ, अब आते हैं 6 नंबर। क्या कहता है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? देखिए इसका सही उत्तर होगा 1929। उसके बाद 7वां नंबर पर आते हैं, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, इसका होगा ये तो नहीं होगा, साम्यवादी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये होगा फांसीवादी नाजीवाद शासन का। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1944। कब हुआ? 1944। 9 नंबर पाते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही उत्तर होगा 1990 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका सही होगा यूरोपीय संघ। क्या होगा? यूरोपीय संघ। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई? देखिए इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं,
ब्रेसेल्स की संधि कब हुआ? ब्रेसेल्स की संधि कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1948। क्या है? 1948। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1944 ईस्वी। कब हुआ? 1944 ईस्वी। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं, औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? देखिए ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ घटित हुई? इंग्लैंड में। कब घटित हुई? 1760 ईस्वी। आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए थकिए नहीं, ठीक है, पानी पीजिए और लगातार जारी रहिए। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर पे, अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया? देखिए अप्रैल 1331 ईस्वी में सिकंदर महान ने। 1331 कब था? महीना अप्रैल, ठीक है, 1331 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं 16 नंबर पे, 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र किसने किया? ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा जॉन पिलियस। जॉन पिलियस, ठीक है। 17 नंबर पर आते हैं, पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर उभरा? इसका सही उत्तर होगा 19वीं शताब्दी। कब होगा? 19वीं शताब्दी। 18 नंबर प्रश्न है, 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त हो गया? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग? ये 2 गुटों में विभक्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया? इसका आंसर होगा 1932 ईस्वी। कब होगा? 1932 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा? देखिए इसका सही आंसर होगा कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। चलिए इसके साथ ही हम क्या किए, 7वां चैप्टर भी हम समाप्त कर दिए, ठीक है। देखिए एकदम धुआंधार से, एकदम स्पीड से बढ़ते हुए चलते हैं। और अब बच गया 8वां चैप्टर। क्या बच गया? 8वां चैप्टर। चलिए 18 नंबर अध्याय है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ठीक है, किस पत्र का किया था? इसका उत्तर होगा यंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिए इसका सही उत्तर होगा अमृत बाजार पत्र, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन पर देखते हैं, कहाँ गया ऑप्शन? हाँ यही होगा, बीच वाला, तीसरा नंबर। क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद चलते हैं, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? देखिए इसका सही उत्तर होगा मार्को पोलो। क्या होगा? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? देखिए ये जो थे गुटेनबर्ग, सर्वप्रथम बाइबिल की, किसकी? बाइबिल की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? देखिए इसका सही उत्तर होगा किंग्स्टन। साथ में आते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग ने। उसके बाद आते हैं 8 पे, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ध्यान दीजिए, ये जो था रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। 9 नंबर पर आते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? देखिए इसका सही आंसर होगा चीन में। कहाँ पर हुई? चीन में। अगला प्रश्न है, ये आप लोग को जवाब देना है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 11 नंबर पर आए, प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? जर्मनी में, ठीक है। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में। अगला प्रश्न पर चलते हैं, भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी की महत्वपूर्ण विशेषता है? यह होगा 19वीं सदी की। कौन सी सदी की? 19वीं सदी की, ठीक है। चलिए 12 हो गया, अब उस 13 नंबर पर चलते हैं,
ठीक है, 13 नंबर चलते हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? देखिए थोड़ा बैटरी भी लो हो रहा है, इसका सही उत्तर होगा 1780, इसलिए हम थोड़ा स्पीड करते हैं। ठीक है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का बंगला में प्रकाशन किसने किया था? इसका होगा, क्या होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ठीक है, कब किया था? 1859। कब किया था? 1859। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन मिरर का संपादन, इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया? देखिए इसका जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 16 नंबर पर चलते हैं। वर्नाकुलर एक्ट क्या है? क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? देखिए इसका सही उत्तर हुआ 1878 ईस्वी। कब? 1878 ईस्वी। चलिए, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही होगा लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ। चलिए 18 नंबर पर आते हैं। एम.एन. रॉय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? देखिए इसका सही उत्तर होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर चलते हैं, अब समाप्त होने वाला है। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन हुई कहाँ? देखिए इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु, ए ऑप्शन। उसके बाद है बंगला में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई? देखिए ये जो है 1821 में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने 10वां का ये जो जितने भी था एनसीईआरटी बिहार बोर्ड जितना भी था सभी का मैंने निचोड़ आप लोग पूरा कर दिया है। इसलिए आप लोग थोड़ा अपना भी प्यार बनाए रखें। और इसके साथ ही कहना चाहता हूँ, ये लेक्चर देखने के बाद उम्मीद है आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आप लोग अपना फुल्ली सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में फैलाइए वीडियो को, एकदम जहाँ तहाँ ग्रुप में फैलाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कौन सर? राहुल सर। ठीक है, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। और ये मेरी बैटरी भी ख़त्म होने जा रही है, इसलिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। आपका अपना कौन सर? राहुल सर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।